So what I have seen while working with so many founders कि कई बार वो अपने खुद रोड ब्लॉक इसलिए बनते हैं because they have a pattern of working in some way which they don't want to change. Either they become used to it and they chill out. फिर आप डिसीजन लेते रहिए, अगर अच्छा हुआ तो उनका, खराब हुआ तो आपका. So business पे उसका इम्पैक्ट आता है. और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है, they are not happy. We got our first massive hit, सारा बिजनेस डाउन हो गया हमारा. बट लाइफ में बहुत बार ऐसे टाइम आते हैं when you have to invest, when you have to take a financial risk. तो आपका माइंड कंडीशन हो चुका है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, चलेगा मेरे को कि नहीं होगा, धंधा ग्रोथ नहीं होगी, बट मैं रिस्क नहीं लूंगा. क्योंकि मेरे हिसाब से कल्चर जो है वो ये है कि हाउ यू आर बिहेविंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक माइंड कंडीशनिंग का प्रिंसिपल है फेथ ओवर फियर. जो डिसीजन लो वो फेथ से लो कि देखो क्लाइंट को अगर भागना है तो भाग ही जाएगा. अ रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन नो डिसीजन. आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ना कि लोग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, बट उस काम का कुछ वैल्यू होना चाहिए. कोई भी इंसान अगर 12-12 घंटे कंटिन्यूस काम करेगा तो उसका आउटपुट तो बकवास होना ही है. सो इवन इफ दे हायर सीनियर पीपल, 30-30, 40-40 लाख रुपया लोगों को देते हैं, बट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन. वो चाहते हैं कि यार पूरी एक सरकार, एक मजमा लगाओ, मैं इधर राजाओं की तरह बैठा रहूं और लोग मेरे पास आएँ. कल्चर जो है वो काफ़ी कंपनीज में डर की वजह से बना हुआ है. आज का हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जोंटी गुप्ता के साथ. ही इज़ माइंड कंडीशनिंग एंड क्लैरिटी कोच टू फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि फाउंडर्स को फायर फाइटिंग में मज़ा क्यों आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया है, एंड इसी से रेलेवेंसी बन जाती है कि वाई माइंड कंडीशनिंग एंड क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फाउंडर्स. एंड एक चीज़ हमने जो डिस्कस की है वो इम्पॉर्टेंट है कि फाउंडर्स का भी हक बनता है छुट्टियां लेने का, फाउंडर्स का भी हक बनता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, फाउंडर्स का भी हक बनता है कि वो अपने लिए टाइम निकाल सके, एक लेजर टाइम उनके लिए. बट वो कैसे होगा अगर आपकी कंपनी सिस्टम ड्रिवन नहीं है, प्रोसेस ड्रिवन नहीं है, यू आर लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल डिसीजन इन योर कंपनी, राइट? This is not going to happen if you are getting involved in every single decision of your company. This particular podcast, I can talk about this podcast because I have a lot of key takeaways from this podcast and दिल से discussion हुई है. But I won't tell you much about this podcast. You have to watch this entire podcast, go through it, go through the entire video. I am 100% sure there are so many takeaways for you as well. So if you are a founder, you are a business owner, you are an entrepreneur, then this podcast is for you. Go watch this entire podcast. Comments में मेरे को बताना कि ये podcast कैसा लगा. Hi Zonti, how are you? Hi Sudhanshu, I'm wonderful. Welcome to the podcast. My pleasure. कैसे हैं आप? सब बढ़िया? Super good. Amazing. So Zonti, जब आपसे मैं बात कर रहा था हमारी फर्स्ट प्री पॉडकास्ट मीटिंग के टाइम पे, आपने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि यू हैव वर्कड विद 120+ फाउंडर्स, राइट? एंड आपने ये भी चीज़ बोली थी कि जो उनकी ग्रोथ है टिल नाउ, वो यूजुअली मार्केट जो है ना डिसाइड करती है टू सम एक्सटेंट, बट वो कभी कभी खुद अपनी ग्रोथ के आगे प्रॉब्लम बन जाते हैं, राइट? ये फाउंडर्स. सो ऐसा क्यों? सुधांशु, आप भी एक फाउंडर हैं. आपकी एक जर्नी, लंबी जर्नी रही है. सो आप खुद एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो जाते हैं. आपका प्रोडक्ट भी एक लेवल पे मैच्योर हो चुका होता है या आपकी सर्विस मैच्योर हो चुकी होती है. मार्केट का भी आपको काफ़ी अंदाज़ा रहता है. सो फिर एक ही फैक्टर है जो कांस्टेंट है, वो आप हैं. सो व्हाट आई हैव सीन व्हाइल वर्किंग विद सो मेनी फाउंडर्स कि कई बार वो अपने खुद रोड ब्लॉक खुद इसलिए बनते हैं बिकॉज दे हैव अ पैटर्न ऑफ वर्किंग इन सम वे विच दे डोंट वांट टू चेंज. सो दैट वे अगर वो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उनके ना प्रोडक्ट में या मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन भी आती है, स्टिल दे कैन ओवरराइड इट, बट यूजुअली दे डोंट वांट टू चेंज. सो दे बिकम द बिगेस्ट रोड ब्लॉक. इज दिस द फाउंडर्स ईगो और क्या? फाउंडर्स ईगो भी कह सकते हैं. दूसरा क्या है, दे आर सक्सेसफुल. आई वर्क विद मोस्टली पीपल who आर सक्सेसफुल, जो एक जर्नी जी चुके हैं. तो कई बार उनकी ईगो बीच में आती है कि नहीं यार, मेरे को पता है क्या करना है, व्हाट इज देयर. सो फिर ब्लेम किसको करेंगे? मार्केट को. अरे यार, मैंने तो बिल्कुल सब कुछ सही किया था, ये तो मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन आ गई, जैसे अभी ईरान वॉर चल रहा है. यार ये वॉर की वजह से प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव डन सुपर्ब. सो कई बार वो ब्लेम करने का होता है कि किसी को तो ब्लेम करना है तो मार्केट को ब्लेम करो. या कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लेम करने के लिए नहीं करते, बट इट्स जस्ट they want to work in a similar way which they don't want to change. So that's the biggest reason they become the roadblock for their own ventures. So इसमें ना मैं एक पर्सपेक्टिव और ऐड करता हूँ. ये जर्नी जो है 10-12 साल या लंबी जर्नी चल रही है, इनफैक्ट अभी शुरू भी किया है, तो
तो एक लेवल तक तो आप वो सिस्टम, वो प्रोसेस या जो आप इंटरनल डेवलपमेंट कर रहे हो उसके थ्रू आप एक जगह तक पहुंच सकते हो। राइट। उसके आगे आपने ये भी मेंशन किया था कि एक जगह तो पहुंच सकते हैं, उसके आगे कैसे? क्योंकि उसके आगे वही सिस्टम्स, वही प्रोसेसेस आपके लिए रोड ब्लॉक बन जाते हैं। करेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो आपने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया या एक सर्विस या एक आइडिया से स्टार्ट किया। उसका एक मार्केट आपने चूज किया था कि हाँ यार, इसका इतना बड़ा मार्केट है जिसको मैं टैप कर सकता हूँ। सो आपने इनिशियल मार्केट को टैप कर लिया। यू आर एबल टू रीच फ्रॉम A to B और A to C फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, फ्रॉम दैट सर्विस, फ्रॉम दैट मार्केट। बट अब C पे आने के बाद आपका कॉम्पिटिशन चेंज हो जाता है। पहले कॉम्पिटिशन आपका शायद एक ही था, अब आपके जो ऊपर वाले लोग हैं, जो आपके एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, वो आपके कंपटीशन हैं। और एक दो साल में जो नए नए लोग आए हैं, स्पेशली विद द AI कमिंग इन, तो लोग मार्केट में एकदम से नया प्रोडक्ट लेके लॉन्च करते हैं। तो आपका कंपटीशन दोनों तरीके से बढ़ चुका है। तो अगर आप वही सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, वही प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, तो आप दोनों कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। सो समवेयर डाउन द लाइन, व्हेन यू हैव मेड प्रोग्रेस फ्रॉम A to B, A to C, you have to again re-strategize. You have to again think what needs to be done to go to E or F. But usually what I have seen is people don't want to do that. Founders get stuck कि नहीं यार, जो अभी तक काम किया है वही काम करेगा and I should do that, and mostly they fail in that. एंड ये भी तो दिक्कत है ना, क्योंकि आई हैव सीन दिस इन मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स, और आई वुड से आई हैव सीन दिस इन एवरी फाउंडर। सबसे पहले आ रहे हैं, सबसे बाद में जा रहे हैं, राइट? तो ये भी गलत है फिर। आपको क्या लगता है, आप सबसे पहले आते हो, सबसे बाद में जाते हो, या बीच में मैं तो निकल अभी जाते भी हो? यही चल रहा है, सबसे पहले आ रहा हूँ, सबसे बाद में जा रहा हूँ। इनफैक्ट हमारे पास तो US और इंडिया दोनों शिफ्ट के क्लाइंट्स हैं, तो मेरा तो स्लीपिंग टाइम इज 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम। तो सांशु, पैशन आपका है, आप ही आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिस इज़ योर पैशन। तो शायद आप सुबह की फ़्लाइट पकड़ के आए होंगे, रात की फ़्लाइट पकड़ के शायद वापस भी चले जाएंगे। सो पहले आना लास्ट जाना वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप पहले आके कर क्या रहे हैं। आर यू जस्ट पासिंग योर टाइम इन द डे, क्योंकि मेरे को तो आना ही है, लोगों को दिखाना है कि बॉस मैं तो फाउंडर हूँ, मेरे को तो बहुत काम करना है, अगर मैं तोड़फोड़ नहीं करूँगा। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ना कि लोग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, बट उस काम का कुछ वैल्यू होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर 12-12 घंटे कंटिन्यूस काम करेगा तो उसका आउटपुट तो बकवास होना ही है। सो यू हैव टू फिगर आउट कपल ऑफ थिंग्स विच यू वांट टू डू इन द डे। इफ इट टेक्स 12 आवर्स वन डे, फेयर एनफ, बट इफ इट कैन बी डन इन 4 आवर्स, बेटर। आप 4 घंटे में अपना काम खत्म करिए और कुछ घंटे प्लानिंग के लिए यूज करिए। और अगर उसके 12 से 16 घंटे पैशन ड्रिवन है, फिर भी उसके पैशन ड्रिवन है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप 12-12 घंटे कंटिन्यूस करेंगे, तो वो कहते हैं ना कि समटाइम्स you have to also work on the planning part. You also have to relax down, maybe think through what needs to be done. अगर आप 12-12 घंटे कंटिन्यूस काम ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी तो कम होने ही वाली है। सो इसको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच आई लाइक वेरी मच, विच इज कॉल्ड काउंटर बैलेंसिंग। अगर आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों चीज़ में फेल होंगे। तो कुछ पीरियड में आपको शायद 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक 12-12, 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा, बट देन यू नीड टू स्लो डाउन सो दैट अगेन आपका फिजिकल स्टफ, आपका मेंटल स्टफ, यू हैव टू रीएक्टिवेट इट, रीजनरेट, रीसिंथेसाइज। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको काउंटर बैलेंसिंग के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, सो दैट अगेन यू कैन शूट फॉर दोज 12-15 आवर्स। सो दैट्स व्हाट आई विल ऑलवेज सजेस्ट। यू शुड हैव अ प्लान कि आप जब 12-15 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या आउटपुट देने वाले हैं, क्या ऐसा उखाड़ने वाले हैं विच विल हेल्प यू, एंड देन स्लो डाउन, अगेन रीस्ट्रेटेजाइज एंड कम बैक। क्योंकि 12 से 15-16 घंटे काम करने से आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी हिट करती है। करेक्ट, राइट। तो उसको रिवाइटलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो उसके लिए ब्रेक्स लेना या अपने आप को उस लेजर मोड में लेकर जाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि some people are wired up like that कि they don't want to take a break, they want to keep on working, they get the pleasure. But do you think क्योंकि founders तो अपने आप wired हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। That's what I was trying to say, सुधांशु, कि एक चीज़ होती है कि आपका पैशन है, आप उसमें मज़ा ले रहे हैं, then it's perfectly okay. But mostly या तो आप सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर की वजह से काम कर रहे होते हैं। ये भी बन रहा है ना, ये भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया पे ये पैटर्न बन चुका है कि इफ़ यू आर अ फाउंडर एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर मोर देन 12 to 15 आवर्स तो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। नाउ दिस हैज़ बिकम अ साइकोलॉजिकल इनपुट कि इतना तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं बनेगा। नाउ दिस इज लीडिंग टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग,
this is leading to societal pressure, this is leading to like you are getting nothing out of all the efforts that you are making. That's why people like me who are specializing in mind conditioning and clarity for the business founders come into play. कि जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था बिजनेस फाउंडर के साथ, तो आई ऑल्सो वेंट विद द फ्लो कि चलो यार कुछ करते हैं, कि आई एम अ कोच, आई एम हेल्पिंग देम विद देयर बिजनेस. तो हमारा भी होता है कि नहीं यार आपको इतना सब करना चाहिए, आपको ये सब अचीव करना है. बट इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आई अंडरस्टूड वन पॉइंट कि आपकी जो माइंड कंडीशनिंग है दैट शुड बी फॉर द गोल. सो अगर आपने एक गोल रखा है और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है तो डेफिनेटली यू मस्ट डू दैट. बट 90% टाइम्स आप उसके लिए नहीं कर रहे होते, यू आर डूइंग इट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. तो इसलिए आपका माइंड को कंडीशन करना पड़ता है कि आप गोल स्पेसिफिक रहिए, पर्पस स्पेसिफिक रहिए और उसके लिए मेहनत करिए, नॉट बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइड प्रेशर. प्रेशर तो बढ़ता रहेगा. अगेन आई विल टेक एन एग्जाम्पल. ये बीच में जो यूक्रेन का वॉर हुआ, अभी जो ईरान का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो यार हमको तो और कुछ करना चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए. उसकी वजह से आप जो अच्छा खासा प्लानिंग आपकी चल रही थी, उसकी वजह से आप नए प्रोडक्ट सोचते हो कि मैं कुछ लॉन्च करूं, नए सर्विस लॉन्च करूं, बट दैट विल टेक यू नोवेयर. लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स, किन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल्स तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से ही होंगे. सो जब आपने एक पूरे साल का गोल बनाया है कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, देन यू हैव टू हैव मंथली गोल्स, यू हैव टू हैव वीकली गोल्स, और उसके हिसाब से अपना दिन को लाइन अप कर सकते हैं. सो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट द शॉर्ट टर्म गोल्स हैव टू टेक यू टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल्स. बिकॉज आई ऑल्सो रीड लॉट ऑफ बुक्स. मैंने एक बुक में पढ़ा था, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ दैट बुक, कि कीप योर लॉन्ग टर्म गोल्स इंटैक्ट, कि आपका ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, इसको फोकस में रखो, एंड देन डिवाइड एवरीथिंग इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स, कीपिंग योर लॉन्ग टर्म गोल इन फोकस. एंड उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना ईजी हो जाता है. What you are saying, the short-term goals, they are the milestones for the bigger goals. So what we need to do is कि maybe for some time you may have to work on the product or service. So that becomes your milestone, the short-term goal. Sometimes you have to work towards the market or maybe lead generation. So again that becomes your short-term goal or a milestone. And all that is taking you towards the big goal, the long-term goal. फाउंडर्स फायर फाइटिंग सुना है? अभी ये प्रॉब्लम मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मैं इनफैक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि करंट सिचुएशन में, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट कोटिंग कि हर फाउंडर ऐसा करता है, बट बहुत सारे फाउंडर्स विजन है, आई एम श्योर अच्छा विजन होगा, बट रोड मैप नहीं है, राइट, विच लीड्स टू बर्नआउट. एक बहुत बड़ा इशू है. सेकेंड, देयर एंटायर टीम गेट्स डिपेंडेंट ऑन देम, राइट, एंड वो डेली फायर फाइटिंग में घुस जाते हैं कि वो टीम को ही हैंडल कर रहे हैं, वो छोटे छोटे डिसीजंस ले रहे हैं, टीम इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू टेक डिसीजंस. ये भी तो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. मैं इसको ना अपने एक्सपीरियंस से 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा. पहला पार्ट जो आपने बोला कि टीम की डिपेंडेंसी जो फाउंडर पे है, आप मानेंगे उसका रीज़न क्या है? फाउंडर को ना मज़ा आता है. फ्रॉम द स्टार्ट उन्होंने खुद एक बिजनेस स्टार्ट किया था. दे हैड टू टेक द डिसीजंस, दे वर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. तो ना उनको मजा आने लगा कंट्रोल का, बट वो मजा ना अब उनसे छूट नहीं रहा है. सो इवन इफ दे हायर सीनियर पीपल, 30-30, 40-40 लाख रुपया लोगों को देते हैं, बट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन. वो चाहते हैं कि यार पूरी एक सरकार, एक मजमा लगाओ, मैं इधर राजाओं की तरह बैठा रहूं और लोग मेरे पास आएँ. इट मे लुक रूड, बट दैट्स व्हाट आई हैव सीन. People want to be in everything because उनको एक ना वो एक मज़ा आने लगा है. So that's why they make sure कि everybody is dependent upon them. तो उससे दोनों प्रॉब्लम्स आते हैं आपको. एक तो टीम डिसीजन नहीं ले पाती, तो टीम का मोरल डाउन होता है, टीम को समझ में नहीं आता है कि हमारा रोल क्या है, और हर बार बिकॉज फाउंडर पे हर चीज़ आ रही है, सो दे बिकम अगेन एन ऑब्स्टेकल, अ रोड ब्लॉक फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर वेंचर्स. सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बोला कि आप कह रहे हैं कि शायद विजन क्लियर होता है पर रोड मैप नहीं होता. अगेन उसका रीज़न भी एक बहुत बड़ा जो मैंने देखा है वाइल वर्किंग विद बिजनेस फाउंडर, रोड मैप बनाने के लिए ना उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करना होता है. सो विजन तो है कि मेरे को यार आज के बाद यहाँ पे कुछ सालों के बाद मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है. करेक्ट, 100 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए. तो पहले हम ये बोलते हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस चाहिए ही क्यों, उससे आपको क्या मिल रहा है, आपका ऐसा कौन सा पर्पस है जो सॉल्व कर रहा है वो 100 करोड़ का बिजनेस. मे बी आपने एक दिन सोचा था कि 100 करोड़ का बिजनेस होगा तो मैं इतनी सब चीज़ें कर पाऊंगा जो आज मैं नहीं कर पाता. जो मेरे 1 करोड़ के बिजनेस में मैं क्या कर पाऊंगा, खुद के पास तो कुछ होना चाहिए. तो जब 100 करोड़ का बिजनेस होगा तो मेरे हाथ में वो पावर होगी
जिससे मैं बहुत कुछ हासिल कर पाऊंगा। बट वो विजन धीरे धीरे करके डाइल्यूट हो जाता है, आपको सिर्फ वो पैसे में ही मजा आने लगता है कि आज 1 करोड़ का है, कल 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। सो स्लोली यू कैन एडिक्टेड टू दैट मनी पार्ट। बट उस मनी को आप एंजॉय तो कर नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही आपका साल के बाद आपका अगर टारगेट पूरा भी हो जाता है, नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल, तो आप वो प्लेजर कब लोगे? और फिर आप अकेले ही चल रहे हो, सारे डिसीजन आप ही ले रहे हो, तो अगेन वो प्लानिंग करने के लिए आपके पास टाइम कहाँ है? आप तो डे टू डे फायर फाइटिंग में ही फंस गए हो। सो दैट्स वाई ये जो आपने बोला ना रोड मैप, वो क्लियर नहीं होता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग दैट कंट्रोल गो। आपको उस कंट्रोल में मजा आने लगा है। आई एम सेइंग कि येस, you need to take a lot of decision, but that has to be specific about your expertise. और कुछ चीज़ें आपको आउटसोर्स करनी पड़ेंगी या फिर अपनी टीम को देनी ही पड़ेंगी जो शायद आपके इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि शायद ऑपरेशन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, सो देन आई हैव टू गिव इट टू समबडी, और जिसके रिव्यूज शायद मैं मंथली या वीकली ले सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे हाथ में हैं, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, वो मेरे को अपने पास रखनी चाहिए। एंड देन टीम कैन बी स्लाइटली डिपेंडेंट अपॉन मी फॉर मेजर डिसीजंस। 80% डिसीजन तो फिर भी वो लोग ले सकते हैं। तो आपने अभी अभी मेंशन किया कि 30 लाख की सैलरी देके भी फाउंडर्स खुद बता रहे होते हैं कि क्या करना है। बिजनेस वाइज कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? आप बिजनेस की वाइज देखिए, तो अगर डिसीजन आपसे आ रहे हैं और आपके जो लोग हैं जिनको आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख दे रहे हैं, तो एक तो उनका मोरल डाउन होता है। तो आपने उनके कुछ क्यारे सेट किए हैं, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर डिसीजन आपका ही रहेगा तो आफ्टर अ पॉइंट व्हाट हैपन्स कि आइदर वन ऑफ द टू थिंग्स हैपन, आइदर दे बिकम यूज्ड टू इट एंड दे चिल आउट। फिर आप डिसीजन लेते रहिए, अगर अच्छा हुआ तो उनका, खराब हुआ तो आपका। सो बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट आता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि देन दे आर नॉट हैप्पी। तो आपने उनको 6 महीना साल ट्रेन किया, उनको क्लाइंट से भी एक जो उनका मेल जोल हुआ, वो क्लाइंट्स के साथ कंफर्टेबल हुए, बट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस दे मे लीव। तो पूरा 6 महीने का जो उनका पगार था, जो आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, जो उनको SOP समझाए हैं, वो भी वेस्ट। तो दोनों तरीके से आपका जो बिजनेस प्लान है वो तो वेस्ट होने वाला है। आपने उनको लिया था कि चल यार ये बंदा आएगा तो मैं बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा, कुछ आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की थी, वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि करने से पहले ही वो छोड़ दिया। करेक्ट। सो हर तरीके से अगर आप खुद ही सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी रखेंगे तो आपका बिजनेस तो आगे बढ़ ही नहीं सकता इसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि येस, स्लोली यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद देम एंड देन स्टार्ट गिविंग देम द अथॉरिटी टू टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन। कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द डिसीजन दोज पीपल हैव टू टेक इट। सो अभी हमने रोड मैप की बात करी थी, तो रोड मैप में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए बिजनेस वाइज सो दैट एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हम सेट कर सकें? सो इसमें मैं 3 चीज़ें बोलूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम एज अ माइंड कंडीशनिंग एंड क्लैरिटी कोच डिफाइन करते हैं। पहला तो है क्लैरिटी ऑफ गोल, कि आप चाहते क्या हैं। 2x रेवेन्यू इज़ नॉट अ गोल, 2x रेवेन्यू कैन टेक यू टूवर्ड्स सम गोल। सो तो पहले आपके क्लैरिटी ऑफ गोल्स होना चाहिए, जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं। ठीक है, आपने एक रेवेन्यू गोल सेट किया कि मेरे को इतना रेवेन्यू गोल चाहिए, प्रोडक्ट गोल हो सकता है, मार्केटिंग गोल हो सकता है। दे शुड बी वेरी क्लियर, वैलिडेटेड ऑन पेपर। वंस दैट गोल्स आर देयर, उनमें से जो आपके मेजर गोल्स हैं उसका आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको पता होना चाहिए, हाउ यू विल डू इट। आई एम श्योर यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सारे स्टेप्स तो मेरे को नहीं पता होंगे। तो जैसे आपने एक गोल रखे, तो आपके जो बड़े मेजर गोल्स होंगे, जो रेवेन्यू गोल होगा या प्रोडक्ट गोल होगा, तो आई एम श्योर कि फाउंडर्स के साथ काम करते हुए मेरे को पता है कि फाउंडर्स को सारे स्टेप तो नहीं पता होंगे, बट एटलीस्ट जो पहला माइलस्टोन है उसके स्टेप्स आपको क्लियर डिफाइंड होने चाहिए, उनका टाइमिंग डिफाइन होना चाहिए कि मैं कब तक करूँगा। सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, योर माइंड शुड बी कंडीशन्ड फॉर अचीविंग दैट गोल। हमने देखा है कि आपने प्लान्स बनाए, पूरे परफेक्ट प्लान्स हैं कि अगर वो स्ट्रेटजीज जो आपने बनाई हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा, गोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, बट स्टिल वो गोल अचीव नहीं होता। व्हाट इज माइंड कंडीशनिंग? आई विल कम टू दैट। सो माइंड कंडीशनिंग इज़ कि हमारा कोई भी गोल होता है उसके लिए हम रेडी होने चाहिए। हमारे पास आप सुधांशु एक चीज़ मैं आपसे बताऊंगा और पूछूंगा भी। कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमने डेवलप कर लिए होते हैं ड्यूरिंग आवर ग्रोन अप ईयर्स, ड्यूरिंग द बिजनेस ईयर्स। वो स्टोरीज जो होती हैं ना, वो अब इतनी स्ट्रांग बन चुकी होती हैं, आपका माइंड इतना स्ट्रांगली उनको बिलीव करता है कि मैं यही कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता,
ये मार्केट जो है ये मेरे लिए है, ये मार्केट मेरे लिए नहीं है, यार ये तो मेरे से नहीं खरीदेगा, ये तो क्लाइंट बहुत बड़ा है, ये तो मेरे से बात भी नहीं करेगा. सो देयर आर सम स्टोरीज विच यू हैव डेवलप्ड. मेरे साथ हुआ है ना. तो आपकी ऐसी कौन सी स्टोरी है? मेरे साथ सबसे बड़ी स्टोरी ये थी क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर, तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी कि मेरे को सबसे पहले फाउंडर्स के साथ काम करना है, बट मेरे को बात करनी नहीं आती थी. ओके. ठीक है, फाउंडर्स हो गए, बिजनेस हो गए, मुझे लगता था कि मैं इनसे बात करूंगा और मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकला तो ये लोग मुझे डांट देंगे. ठीक है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि शुरुआत में डांट पड़ी भी. ठीक है, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि करना तो पड़ेगा. राइट. सो अपने आप को मतलब ब्रश अप करते जाओ, वो एक तरीका है. सेकंड, ट्राई टू टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज. राइट, यही मैं समझ पाया. बट हाँ, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आ गया था कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इनिशियली आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फाउंडर, या मैं बोलूँगा आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इन 2018. आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 24 अक्टूबर 2018 में फर्स्ट कंपनी रजिस्टर करी थी. वी गॉट profitable within 3 months. Oh wow. And then COVID hit हुआ because we were working with almost every single real estate company in North India. So COVID hit हुआ, we got our first massive hit. सारा बिजनेस डाउन हो गया हमारा क्योंकि वी हैड अच्छा, इसमें मैं खुद ही बोलता हूँ कि मेरी गलती थी क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन गेटिंग मनी मंथ ऑन मंथ फ्रॉम क्लाइंट्स. राइट, कि चलो ठीक है, इनवॉइस दिया हुआ अब आ जाएगा, कल आ जाएगा. You won't believe I got a hit of 75 lakh overnight, right? और I was like कि अब तो ख़त्म, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, 75 लाख का नुकसान. एंड दिस हैपेंड ऑन 25th को हुआ था. फर्स्ट को मेरे को सैलरी देनी है सबकी. राइट, अभी मनी इन बैंक इज़ लाइक कि मैं 2-4 की सैलरी तो दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता. और मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ ये ओपनली. आई स्वाइप 2 ऑफ माई क्रेडिट कार्ड्स. 12.5 लाख का मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया कि सैलरी देनी है. सो दैट वाज फॉर मी सॉर्ट ऑफ फायर फाइटिंग कि मेरे को इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से इमीडिएट निकलना है ताकि सैलरी चली जाए. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. ये नहीं सोचा कि अगले महीने तो वो 12.5 लाख क्रेडिट कार्ड कंपनी को देने हैं ना, मैं ये 75 लाख तो झेल सकता हूँ, बट ये कैसे झेलूंगा. राइट, सो आई पेड द एंटायर सैलरीज, बट उसके बाद अगले महीने देना है मेरे को. आई हैड लिटरली नो मनी इन माई बैंक, नो मनी इन माई अकाउंट्स, नो मनी इन माई सेविंग्स कि मैं ये 12.5 लाख पे कर सकूँ, विच गॉट कन्वर्टेड इनटू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत कॉल्स आती थी, ये होता था. 3-4 महीने ये चला. फिर उसके बाद समहाउ वी डिड इट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम दिस हमने ये सारा बैलेंस भी ख़त्म किया. लाइक हमने वो पिवट किया, कुछ चेंजेस करे, वी शट डाउन आवर मार्केटिंग एजेंसी, हम कंसल्टिंग की तरफ आ गए. ये सारा कुछ करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर हमने ये सारा कुछ ख़त्म करा. ये सारा ख़त्म करने के बाद यू वोंट बिलीव, मैंने फिर घर भी खरीदा गुड़गांव में. अरे वाह. राइट, रेट नहीं बताऊंगा कितने का था, बट हाँ मैंने घर भी खरीदा. सो 2020 to 22 ये एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रगल था, जहाँ पे मुझे एक टाइम पे ये भी लगने लगा था कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा. सो हाँ, ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. बट अभी इसमें मैं पूछूंगा सुधांशु, जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे आपने इम्पल्सिवली एक अच्छी ऑप्शन दिखी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया. यूजुअली अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपने कहा 2018 में स्टार्ट किया, अब 2026 है, ये स्टोरी ना आपके माइंड में बिल्ड हो जाती है कि यार क्रेडिट का ही स्वाइप करना तो बहुत बड़ा था, क्योंकि उसको आपने एसोसिएट कर लिया प्रॉब्लम्स के साथ कि आपको स्ट्रेस हुआ, प्रॉब्लम्स हुई. सो अभी कोई ऑप्शन ऐसी आती है कि जिसमें आपको शायद स्वाइप करना पड़ेगा, या स्वाइप करना तो एक बात है, एक फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में स्टोरी चलनी शुरू होगी. अभी यू वोंट बिलीव मैंने क्या करा है, इसका सोल्यूशन क्या निकाला है. आई हैव ओनली 1 क्रेडिट कार्ड जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस के जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होती है ना उन पे लगा हुआ है. राइट. यू वोंट बिलीव उसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी. मेरे को रिक्वायरमेंट है मंथ ऑन मंथ सिर्फ और सिर्फ 30,000 की. मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है सिर्फ 42,000. ठीक है, डेलिबरेटली मैंने कम करवा रखी है कि भैया मेरे को इससे ज़्यादा खर्च करना ही नहीं है, नो मैटर व्हाट. बाकी सब बंद कर दिया मैंने. फॉर अस समटाइम दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने जो एक हिट लिया, आपने अपने माइंड को कंडीशन कर लिया कि वो क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग मेरे लिए ख़राब थी. बट लाइफ में बहुत बार ऐसे टाइम आते हैं व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट, व्हेन यू हैव टू टेक अ फाइनेंशियल रिस्क. तो आपका माइंड कंडीशन हो चुका है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, चलेगा मेरे को कि नहीं होगा धंधा, ग्रोथ नहीं होगी, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि
सो दैट्स व्हाट इज माइंड कंडीशनिंग। यही आपने problem अगर कोई बड़ा गोल रखा, जैसे आपने, इफ यू कैन पुट इट ऑन कैमरा, आपका क्या गोल है इस साल का 26-27 का? मेरे 3-4 गोल्स हैं। वन, वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू सेगमेंट विच इज़ बी ब्रांड रेडी। ओके, सो उसमें हमारा दो हमारे बहुत क्लियर गोल्स हैं। वन इज़ वी विल बी ऑन बोर्डिंग 30 ब्रांड कंसल्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है, बेयर मिनिमम 5 to 6 लाख मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू जिनके साथ हम करेंगे। सेकंड हमारा गोल है पॉडकास्ट में हमें 100 पॉडकास्ट करने हैं इस साल के अंदर अंदर। सो ये हमारे 2 गोल्स हैं जो बहुत क्लियर लेके चल रहे हैं हम। सुपर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला होता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ गोल, जो आपको क्लैरिटी है। फिर होता है कि हर गोल के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड, एटलीस्ट टिल फर्स्ट माइलस्टोन। अब आपका माइंड, जो थर्ड मैंने बोला कि आपको कंडीशन करना पड़ेगा माइंड फॉर दैट गोल। उसके लिए हो सकता है कि आपको अगर ये जो आपके क्लाइंट्स चाहिए, उसके लिए शायद आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, या फिर इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर आपका जो वो पुराना वाला माइंड कंडीशन हो चुका है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है, स्वाइप नहीं करना है, या किसी से मेरे को लोन नहीं लेना है, दैट में स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट दैट। तो यही तो प्रॉब्लम है, वो हो रखा है माइंड वैसे कंडीशन। करेक्ट। सो इस चीज़ के लिए ही हम तीसरी जो काम करते हैं वो करते हैं कि आपके माइंड को कंडीशन करना। अदरवाइज समटाइम्स वी हैव टू चेंज द गोल, बिकॉज अगर आपका माइंड उस चीज़ के लिए कंडीशन नहीं है, और इवन विथ ऑल योर प्रोसेस, ऑल योर दिस थिंग, तो हमको गोल उतना ही बनाना पड़ेगा जितना आप कर पाएँ। आई एम नॉट सेइंग कि हम रिड्यूस करेंगे, बट शायद उसका माइलस्टोन जो होगा वो वैसा रखेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए कि हाँ, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ और फिर मैं गोल अचीव करूंगा। सो आपने थोड़ा रिस्क लिया तो आपकी रिस्क एपिटाइट हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, सो दैट यू बिकम मोर कंफर्टेबल। तो एक नई स्टोरी डेवलप करते हैं हम। सो माइंड कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू स्टोरीज, जिससे आप पुरानी स्टोरीज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर नई स्टोरी डेवलप हो जाएगी, नया बिलीफ सिस्टम आएगा, तो यू विल बी मोर प्रोन टू टेक रिस्क, जो आपकी स्टोरी थी। तो ऐसे ही हर फाउंडर की अपनी अपनी स्टोरीज दिमाग में चलती हैं। कई बार उनका होता है कि किसी क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, किसी बड़े क्लाइंट के पास पुरानी गए। स्टोरीज को फेलियर काउंट करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि पुरानी स्टोरीज पुरानी है, उनको वहीं पे रहने देना चाहिए। अच्छा, अगर आपने उस चीज़ से कुछ चीज़ सीख ली कि मे बी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आप फेल इसलिए हुए क्योंकि आपने प्रिपेयर नहीं किया था। जैसे आपने कहा कि 75 लाख का आपको भरना था, तो शायद आपकी फाइनेंशियल प्रिपरेशन नहीं थी कि यार ऐसा कोई सीन आ गया तो मेरे पास एक बैकअप है या नहीं है। तो बैकअप नहीं था तो आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। तो आपको नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना है कि मैं अगर कोई रिस्क ले रहा हूँ तो कुछ बैकअप मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, सो दैट आई डोंट गो ऑल डाउन। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूँ ओल्ड स्टोरीज को वहीं पे रहने दीजिए, हम उससे कुछ सीख लेंगे, विच कुड बी अ प्रिपरेशन, विच कुड बी समथिंग इवन एज स्मॉल एज कि मेरे को एक होमवर्क करके जाना पड़ेगा, जो प्रिपरेशन का ही पार्ट हुआ। मे बी आई नीड टू बिकम समथिंग एल्स। मेरा एक बहुत बड़ी सेइंग है जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि अगर आपको 50 करोड़ का वो बिजनेस स्टार्ट करना है, या 50 करोड़ का बिजनेस आपको अब ग्रोथ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम द फाउंडर हु इज वर्दी ऑफ दैट 50 CR। क्योंकि अगर आप वो फाउंडर नहीं है तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इवन इफ आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपका बिजनेस इज कैपेबल। क्योंकि अगेन आप खुद रोड ब्लॉक बनते जाएंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप जब उन क्लाइंट के पास जाएंगे जो चाहिए आपको 50 CR के लिए, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। आप जाएंगे तो आप खुद फेल हो जाएंगे, और फिर आप क्या बोलेंगे, मेरे को तो पहले से ही पता था कि यार ये बड़ा क्लाइंट तो मेरे को काम देने वाला ही नहीं था। ऐसा कुछ था नहीं, बट आपने जो पुरानी स्टोरीज को रिपीट करने के लिए प्रिपरेशन नहीं की, अपने आप को वो डेवलप नहीं किया टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। तो ये तीसरा स्टेप है जब आपको अपने आप को माइंड को कंडीशन करना पड़ता है टू गो दैट, एंड देन यू नीड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। दैट्स द फोर्थ स्टेप। आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपका स्ट्रेटजी बन चुका है, आपने माइंड कंडीशन भी कर लिया, बट बहुत सारे आपको बीच में डिस्ट्रैक्शन आते हैं। सो अगेन एज अ कोच, आवर सेकेंड थिंग इज एज अ माइंड कंडीशनिंग, क्लैरिटी, एंड टू कीप यू ऑन ट्रैक, जिससे आप फोकस करें, प्रोग्रेशन करें, एंड देन very high chances you will be able to achieve whatever goal, whatever vision you are looking for. So Zonti, जब आप और मैं बात कर रहे थे ना, तो आपने एक चीज़ मेंशन करी थी कि एज अ क्लैरिटी कोच बिजनेस में 80% तो फाउंडर पे काम करते हो, राइट, एंड 20% कंडीशनिंग होती है बिजनेस की, राइट। ये 80-20 का मैकेनिक्स क्या है, एक बार वो मेरे को समझा देना। एंड 2 पर्सपेक्टिव मेरे को चाहिए, फाउंडर को अल्टीमेट क्या रिजल्ट मिलता है, बिजनेस को अल्टीमेट क्या गोल्स अचीव करने में हेल्प होती है। So in my experience of working with business founders for the last 8 years,
आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि स्टार्टिंग में जब आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है तब एक बिजनेस की क्लैरिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है, कौन सा मार्केट चूज़ करना है। तब उस टाइम पे तो शायद आपको बिजनेस की क्लैरिटी 80% चाहिए। फाउंडर पे काम हमको कम करना होता है। यू नो द बिग रीज़न वाई, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर सो पैशनेट। उन्होंने कोई एक गैप एनालिसिस किया होता है, यार ये चीज़ मेरे को डेवलप करनी है जिससे मैं मार्केट को चेंज कर दूंगा। तो उनका एंथुजियाज्म फाड़ के रख दूंगा। तो पैशन इतना हाई होता है उस टाइम पे उन पे काम करने का इतना कोई रीज़न नहीं होता, एक्सेप्ट मे बी कि वी नीड टू शो देम द क्लैरिटी कि भाई आप ये कर रहे हो। थोड़ा सा उनके साथ में अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ये बिजनेस है, इतना ही क्लैरिटी 20% चाहिए और बिजनेस पे 80% चाहिए। बट व्हेन टाइम पासेस, जब 3-4 साल बिजनेस में हो जाते हैं, तब एज वी हैव डिस्कस्ड कि बिजनेस ओनर ही, बिजनेस फाउंडर ही अपना रोड ब्लॉक बन जाता है। तब हमारा रोल जो होता है एज अ क्लैरिटी कोच, एज अ माइंड कंडीशनिंग कोच, वो 80% बिजनेस ओनर पे हो जाता है। उसके भी 2 पर्सपेक्टिव हैं व्हाई दैट हैपन्स। फर्स्ट थिंग, जो उनके गोल डिसाइड करने होते हैं, जो उनके माइलस्टोन्स होते हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो तो एक बार डेवलप होती हैं। आपने साल के एक बार कर लिया, मे बी आफ्टर एवरी क्वार्टर यू कैन अगेन डू री स्ट्रेटेजाइजिंग, आप रिव्यू कर सकते हैं। तो उसमें रोल 20% होता है। बट एज अ बिजनेस फाउंडर आप ही बताइए सुधांशु, दिन में कितने बड़े और कितने छोटे डिसीजन लेने होते हैं? बहुत है, बहुत है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जितनी बार मेरी टीम से बात होती है उतनी बार कोई ना कोई एक डिसीज़न लेना पड़ता है। ये एक पर्सपेक्टिव है। सेकंड, जितनी बार क्लाइंट्स से बात होती है उतनी बार कोई ना कोई एक या दो डिसीज़न लेने पड़ते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके। मे बी इन टर्म्स ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज, मे बी इन टर्म्स ऑफ कोई मूवमेंट मार्केटिंग का प्लान करना है, मे बी इन टर्म्स ऑफ कि आगे कोई एक फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी है, इन्फ्लुएंसर्स हायर करने हैं, एक फुल लेंथ प्लान देना है उनको, वो हो जाता है। या इंटरनली टीम के साथ डिस्कशंस होती हैं, दे वांट टू लाइक गेट न्यू थिंग्स इन ब्रांड कंसल्टेशन, तो उससे रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं। तो हर आई गेट लाइक 5-6 डिसीजंस एवरी डे, छोटे बड़े मिला के। बड़े तो नहीं, छोटे, हाँ। लेकिन बड़े डिसीजंस भी जैसे साल के शुरू में होते हैं, हर क्वार्टर में होते हैं। यार मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी एक ब्रांडिंग कंसल्टेंसी है, एक पॉडकास्ट है, यार कुछ और प्रोडक्ट चालू करूं। तो दोज आर बिग डिसीजंस विच हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द मनी, ऑन द रेवेन्यू एंड इवन द टाइम फैक्टर। आप मानेंगे नहीं, ऐसे बड़े डिसीजन भी हर महीने हर हफ्ते चेंज होते रहते हैं। तो हमारा रोल उसी चीज़ के लिए होता है कि क्लैरिटी जब एक बार आ चुकी है कि हमको अपना जो बिजनेस प्लान है उस पर काम करना है, जो एक बार बन चुका है, जिसमें हम टाइम डाल चुके हैं, वो चेंज नहीं करना है। मे बी आफ्टर अ क्वार्टर वी कैन थिंक ओवर इट। सो हर बार वो जो डिसीजन आता है ना कि यार डिसीजन, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को एक सेल्स वाला लेना है, उस पर ही कई बार महीनों निकल जाते हैं कि कौन सा लेना है। AVP लेवल लेना है, सीनियर मैनेजर लेना है, सीनियर मैनेजर लेना है तो उसके KRAs क्या सेट करने हैं। तो बिजनेस फाउंडर, इवन इफ यू मे हैव अ हेड ऑफ सेल्स, बट कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारे डिसीजन फिर बिजनेस फाउंडर पे आते हैं। सो जो क्लैरिटी हम कहते हैं ना 80%, जो बिजनेस के लिए ही चाहिए, जिससे आपकी बिजनेस की ही ग्रोथ होगी, आपके गोल्स ही अचीव होंगे, आपका रेवेन्यू अचीव होगा। बट द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द बिजनेस फाउंडर, विच इज हैज़ टू बी टेकन बाय सुधांशु, विद मी, विद द अदर बिजनेस फाउंडर। और उस पर ही हमको 80% फोकस करना होता है, क्योंकि काफ़ी बार एक आपका जो डिसीजन है, देखिए डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है, उसका रिजल्ट इट मे टर्न आउट टू बी राइट, इट मे टर्न आउट टू बी रॉन्ग, दैट इज इन हिंडसाइट। बट डिसीजन लेना जरूरी है। आई ऑलवेज बिलीव a wrong decision is better than no decision. बट कैन वी मेक इट, क्योंकि फुल प्रूफ डिसीजन तो ले नहीं सकता, आपने मेंशन किया, और वीडियो एक्सपीरियंस इतना तो समझ में आता है कि कोई भी डिसीजन फुल प्रूफ नहीं है। करेक्ट। टू सम एक्सटेंट, या कितने परसेंटेज तक हम उसको राइट करने की कोशिश कर सकते हैं? उसके लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने उसकी ड्यू डिलीजेंस की है, क्या आपने उसके ऊपर रिसर्च की है बिजनेस सेंस में। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट है एक डिसीजन लेने के लिए, जो बड़े डिसीजन लेने के लिए, वो है कि आपका फाउंडर की तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा है, आपकी जर्नी का स्टाइल कैसा है। तो हमको एज अ माइंड कंडीशनिंग कोच कई बार फाउंडर के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरे को 2x रेवेन्यू करना है इस साल में, आप कर सकते हो, बट आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो आप बीच में क्या करोगे, छोड़ दोगे। बीच में कोई भी रोड ब्लॉक आएगा ना, आप कहोगे यार क्या हो रहा है, छोड़ो यार,
तो आपका सारा जो आपने एक्सपेंस किया है, जो पूरे प्लानिंग किया है, वो सब फेल हो जाएगी। बट हमको कई बार ये पहले से पता होता है कि इस फाउंडर के साथ जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, उसके साथ में हमको जो गोल्स रखने चाहिए वो थोड़े से लीनियर रखने चाहिए, या 25-30% रखते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके 40 तक करते हैं। बट उसके साथ बहुत बड़े गोल्स नहीं रखने चाहिए, वरना फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमको दो तरीके की, जो आपने बोला, दो तरीके की प्रिपरेशन करनी होती है। एक होती है बिजनेस के लिए, स्ट्रेटजीज़ के लिए, और सेकेंड प्रिपरेशन इज़ एज पर द बिजनेस फाउंडर। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ही एंड में डिसीजन लेगा कि उसको पूरा गो थ्रू करना है प्लानिंग पे या नहीं करना है। कंपनी कल्चर का भी इफेक्ट होता है इसके ऊपर, या कंपनी कल्चर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? आप मुझे बताइए सुधांशु, कंपनी कल्चर का मतलब क्या है? क्योंकि अगेन आई गेट डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। सो हमारे केस में कंपनी कल्चर का बहुत सिंपल सा है कि बी ट्रांसपेरेंट विद योर क्लाइंट्स, राइट? बी ओपन विद योर क्लाइंट्स। अगर डिले हो भी रहा है तो जस्ट टेल देम कि क्यों डिले हो रहा है, राइट? ठीक है। फर्स्ट, ट्राई टू अवॉइड क्यों डिले, हम जितना कम कर सकते हैं। सेकंड, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम क्लाइंट, Okay. राइट? हमें लगता है कि क्लाइंट भी तो समझदार है ना। इफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज पेइंग यू 2.5 लाख मंथ ऑन मंथ, करेक्ट, तो वो समझता है चीज़ों को। करेक्ट, इफ़ यू गो टू द क्लाइंट विद ट्रांसपेरेंसी, तो क्लाइंट समझेगा। करेक्ट, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि हर बार डिले हो रहे हैं, राइट? तो अगर कुछ हो रहा है तो बी ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट, और डोंट मेक इट अ हैबिट कि क्लाइंट समझता है तो हम अगली बार भी कर सकते हैं, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी, या मैं बोलूँ कल्चर, ये है। सेकंड, इंटरनली भी कॉम्पिटिटिव होना भी ज़रूरी है। बस एक दूसरे के साथ वो सिंपैथी रखना भी ज़रूरी है कि जो सामने वाला कर रहा है उसकी भी वैल्यू है, और जो मैं कर रहा हूँ उसकी भी वैल्यू है, एब्सोल्युटली। राइट? तो ये हमें इंटरनली हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं चीज़ों को। सो मैंने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो नोटिस किया है, कल्चर तो काफ़ी बार ऐसे भी होते हैं कंपनीज में कि कितनी इवेंट्स होते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, कितने बर्थडे पार्टीज बनेंगे, We don't कितना do it. ऑफ साइट पे कितना अपने को खर्चा करना है, सब लोगों को मज़ा आना चाहिए। हम सुनते हैं ना कि गूगल में तो टेबल टेनिस की टेबल भी मिलती है, गूगल के ऑफिस में, वहाँ पे तो बहुत खाना भी आपको मिलता है। तो कल्चर ऐसा हो जाता है कि लोग मज़ा करते हैं, अपने फोटोग्राफ्स को लिंक्डइन पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। मेरे हिसाब से कल्चर जो है वो ये है कि हाउ यू आर बिहेविंग व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू। जैसे आपने कहा कि आपका कल्चर है कि यू शुड बी ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स, जो पार्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम है आपकी कंपनी का। बट डज दैट अप्लाई टू इंटरनल एज वेल? इफ दे हैव टू रिपोर्ट समथिंग टू द सीनियर्स, डू दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट लाइक दैट ओनली? डू दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ, आपने किसी का, लेट्स से कि अभी अप्रैल का टाइम है, आपने किसी का अप्रेजल करना है, विल यू बी ट्रांसपेरेंट एनफ टू टेल देम कि दे हैव डन अ गुड जॉब एंड गिव देम व्हाट दे डिजर्व? या कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से नहीं भाई इसको 10% ही देना है? और विल यू बी ट्रांसपेरेंट एनफ टू टेल देम कि नो, यू हैव नॉट डन अ गुड जॉब, ऑल्दो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दी कंपनी? तो आपको लगता है तो भाग जाएगा, इसको कुछ बोला तो आप जबरदस्ती उसको 30% देते हो क्योंकि आपको डर है। सो कल्चर जो है वो काफ़ी कंपनीज में डर की वजह से बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक माइंड कंडीशनिंग का प्रिंसिपल है, फेथ ओवर फियर। जो डिसीजन लो वो फेथ से लो, कि देखो क्लाइंट को अगर भागना है तो भाग ही जाएगा, बट आप ट्रांसपेरेंट इसलिए रहो बिकॉज दैट्स द राइट थिंग फॉर यू टू डू। आपको फेथ है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट। सुधांशु ने कंपनी का कल्चर ऐसा बनाया है कि वी विल डू वॉट एवर इज नीडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट। फिर भी कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर भी डिले होते हैं, तो हो सकते हैं, सो वी शुड टेल दैम। बट वो अगर चीज़ सब जगह पे एप्लीकेबल होती है, अगर आप डर से नहीं फेथ से काम करते हैं, दैट बिकम्स अ कंपनी उस कल्चर इज़ वेरी गुड। तो अगेन वो फाउंडर पे भी इफेक्ट करेगा, आपके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे इफेक्ट करेगा। दैट विल बिकम योर नॉर्म, दैट्स द वे यू विल बिहेव इन एवरी सिचुएशन। तो उससे आपका रोड मैप भी क्लियर होगा, बिकॉज यू नो कि पीपल विल बी फेयर एनफ टू टेल मी इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। छोटी कंपनीज में कुछ छुपाने लायक होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी कंपनीज में तो सबको सब कुछ पता ही होता है। छोटी कंपनीज में तब तक पता होता है जब वो पहले 2 साल में होती हैं। हाँ, तीसरे चौथे exactly. साल में जब रेवेन्यू बढ़ने लगता है, हाँ। तो सुधांशु मेरे को नहीं पता, आपको डर लगता नहीं लगता कि काफ़ी बार लोग रेवेन्यू नहीं बताते अपने एम्प्लॉयज़ को कि यार अप्रेजल के टाइम पे इसको पता लग गया कि हमने तो यार बहुत तरक्की कर ली है, तो ये तो बहुत पैसा मांगेगा। मैंने तो ये तक बताया अपने एम्प्लॉयज़ को कि क्योंकि इनिशियली जब हमारे साथ हिट आया था ना, तो वो सिचुएशन तो नहीं ला सकता मैं अपने साथ कि मैं वापस जॉब में चला जाऊँ। इट्स एज सिंपल एज दैट, मेरे से पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ये भी मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, इन 5 years मैंने ऑलमोस्ट 8 जॉब स्विच करी थी, और मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ 8 की 8 जॉब से मैं फायर हुआ था, एक बार भी रिज़ाइन करने का मौका नहीं मिला।
ठीक है, तो ये प्री 2018 है, राइट। सो कभी मौका ही नहीं मिला मेरे को रिज़ाइन करने का, मतलब मुझे पता ही नहीं रेजिग्नेशन लेटर टाइप कैसे किया जाता है। तो मिस कर रहे हो क्या? मिस कर रहे हो कि मैं नहीं, एक मिस बार तो कर रहा हूँ, रिजाइन मैं मिस करना कर है? एक बार तो मौका मिलता है। इनफैक्ट कल मेरी फ्लाइट में ना मेरे साथ एक HR बैठा हुआ था, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन में मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे को ना आप सभी HR कम्युनिटी से ना एक गुस्सा है इस चीज़ का कि मेरे को कभी रिज़ाइन करने का मौका नहीं दिया तुम लोगों ने। इसमें भी एक चीज कर सकते हैं सुधांशु, कि काफी बार होता है कि जैसे आपने कल्चर की बात की, कि काफी बार आप क्लाइंट को रिजाइन कर देते हैं कि भाई नहीं चलेगा तू, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। बहुत बार किया मैंने। तो हमारा ऐसा कंपनी कल्चर है कि जर्नी इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन गोल तो एक बार आप अचीव करेंगे 3 महीने में, 6 महीने में, साल में। जर्नी तो रोज आपको करनी है। सो खुद एक फाउंडर जो आपने कहा ना 12 घंटे काम करते हैं, उनके लिए जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा टाइम तो ऑफिस रिलेटेड ही बीतता है, तो इसलिए ही आपको शायद कई बार काफ़ी लोगों को रिज़ाइन करना पड़ता है कि भाई मेरे को बंदा नहीं चलेगा, ये मेरे को क्लाइंट नहीं चलेगा, ये मार्केट भी नहीं चलेगा, इट इज़ नॉट गोइंग विद माई कल्चर, विद माई वैल्यू सिस्टम। तो आपके पास चांस है, आप अभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं, ये वाला रेजिग्नेशन तो मैंने पिछले हफ्ते दिया है एक क्लाइंट को, Okay. इनफैक्ट प्रोस्पेक्ट को दिया है। ही कॉल्ड माई फाइनेंस टीम, ही सेड कि आप मेरे को अपना एबिटा दे दो, आप मेरे को अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दो। मैंने बॉस यू आर अ क्लाइंट, वाई डू यू नीड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हम किस पे काम कर रहे हैं, मैं आपको आई एम गिविंग यू अ डॉक्यूमेंट जिसमें क्या हमारी सर्विस पीस है, क्या हमारे रिटेनर्स हैं, कितने परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, कितनी टीम इन्वॉल्व है, यू नीड ऑल दीज थिंग्स। राइट। इससे आगे मत जाओ, इट्स एज सिंपल एज दैट। कह रहे नहीं, मैंने कहा इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपके पास एक वेबसाइट बनाने का हमने आपको कोड दिया है 5 लाख का, आप कह रहे हो मेरे पास 1 लाख का बजट है, तो आप अपने बजट को जस्टिफाई करने के लिए आप ये मेरे को मत बोलो कि आप मेरे को एबिटा बताओ अपना, राइट। आप अपने बजट पे काम करो प्लीज़, और अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ फाइंड समवन एल्स, हम नहीं काम कर पाएंगे आपके साथ। तो ये अभी पिछले हफ्ते की है। ये भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू से नो टू योर क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्ट्स, राइट। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी हर क्लाइंट या हर प्रोस्पेक्ट को हाँ बोल दिया करता था जस्ट टू गेट रेवेन्यू, Right. ठीक है, कि मेरे को बस चाहिए। बट डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स में ये समझ में आया कि स्टार्ट सेइंग नो टू प्रोस्पेक्ट्स जो आपके बिजनेस गोल के साथ मैच नहीं कर रहे, अदरवाइज आप वो छोटे गोल्स में फंसे रह जाओगे, बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाओगे। बट अभी भी मुझे लगता है इस पर मेरे को काम करना है, आई नीड कंडीशनिंग। अच्छा, एक चीज़ आपने और बोली थी जिसको मैंने नोट डाउन भी किया था कि फाउंडर्स नो द आंसर्स, राइट, बट उनको वैलिडेशन की तो ज़रूरत पड़ती है उसके बाद, राइट। क्योंकि हमें भी पता है कि हमें क्या गोल सेट करने हैं, बट क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है, इसमें आप कैसे हेल्प करते हो। प्लस आपने कुछ अपने प्रोग्राम्स के बारे में भी मेंशन किया था जो मेरे पास रिटर्न में है, बट आई वांट यू टू हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड हेल्प आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि वो प्रोग्राम्स कैसे हैं बिजनेस वाइज, व्हाट्स इन इट फॉर फाउंडर्स एंड व्हाट्स इन इट फॉर बिजनेसेस। तो पहली चीज़ आपका आंसर मैं करूँगा कि इस टाइम पे, एआई के टाइम पे, नॉलेज इज़ एबंडेंट। आपको सलाहें तो हर तरीके से मिलती हैं। आपको लगता है मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एबंडेंट? आई एम सेइंग कि मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन, अगेन इट इज़ ऑल रिलेटेड टू हाउ यू वांट टू परसीव इट। एक इन्फॉर्मेशन आई है, शायद किसी ने आपके भले के लिए किया है। अब आप एक बिजनेस फाउंडर हैं, आपके आसपास कितने लोग रहते हैं जो आपको सलाह देते हैं? सभी देते हैं इंडिया में, तो सलाह देने का इंडिया तो फुल ऑफ सलाह है। लेकिन काफ़ी बार तो आपने लोगों को पैसे दिए होते हैं, यू हैव हायर्ड कंसल्टेंट्स। करेक्ट। आपका सीए बोलेगा यार ये मत कर, इससे तेरा 5% बचेगा। बहुत सारी सलाहें होती हैं, बिजनेस के लिए होती हैं, ये क्लाइंट लेना है नहीं लेना है। आपके सेल्स के कंसल्टेंट, जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं, इंटरनेट पे आपको सर्च करने आते हैं, अगेन आपको नॉलेज मिलती है। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलती है। तो जो हमारा प्रोग्राम है, दैट इज़ हाउ टू इंटरप्रेट दैट इन्फॉर्मेशन फॉर द बिजनेस फाउंडर, विच इज़ आवर क्लैरिटी प्रोग्राम। तो पहला तो ये कि आपको गोल्स कौन से बनाने हैं। तो जैसे आपने कहा कि हमको पता तो होता ही है कि गोल्स क्या चाहिए। आपको डोमेन की भी एक्सपर्टाइज है, आपके हर फाउंडर को होती है, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज उसको सबसे ज़्यादा होती है। बट उसमें भी उसके जो डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी होती है और जो आसपास का इन्फ्लुएंस होता है, वो कई बार इतना स्ट्रांग होता है कि वो या तो अपनी ईगो के आगे जिद करता है कि मेरे को 2x करना है, या फिर आसपास से इन्फ्लुएंस होके वो डिसीजन लेता है जो शायद उसको नहीं लेना है। कि कई बार आपको लगता होगा कि आपके आसपास वाले आके बोलेंगे कि यार इस साल में तो तू एक काम कर, डबल कर,
या इस साल में 2 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दे। आपको खुद लग रहा है कि नहीं यार, आई एम इन गुड स्पेस, मैं इन जो प्रोडक्ट हैं मेरे उसको डेवलप करता हूँ, बट शायद आप लालच में आ जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं कि हाँ यार, पर आपको लगेगा यार मैं लूजर लगूंगा। आपके क्लाइंट बोलते हैं कि यार तू 2 प्रोडक्ट और बना, 2 सर्विस और लॉन्च कर दे। आपको लगता है इसको ना कैसे बोलूँ, इसको लगेगा यार मेरे को कैपेबिलिटी नहीं है तो शायद भाग ना जाए, तो आप हाँ बोल देते हैं। तो अपने गोल्स आप वैसे चूज़ कर लेते हैं जो शायद आपको नहीं करने। तो हमारा जो रोल है एज अ क्लैरिटी कोच वो यही है कि डिसीजन जो आप ले रहे हैं, जो आप गोल सेट कर रहे हैं, दैट इज़ एज पर योर बिगर विजन एंड एज पर हाउ यू वांट टू परसीव इट इन दिस ईयर, कि दिस ईयर व्हाट इज़ यू वांट फ्रॉम दैट गोल, कि अगर आपको 2x भी करना है, आपको 10 करोड़ का रेवेन्यू करना है एग्जाम्पल, तो उससे मेरे को क्या हासिल होगा, हाउ आई एम बिकमिंग बेटर, what is there for the founder in that goal. So that is the biggest program we have. Second is कि आपने एक बार गोल सेट कर लिया, तो हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो ये आता है कि हाउ टू डू द गैप एनालिसिस। सो गैप एनालिसिस में ये होता है कि आप आज यहाँ पर हैं, आप लेट्स से यू आर अ 1 CR कंपनी एंड यू वांट टू गो टू 2 CR कंपनी। तो जो 1 CR और 2 CR में गैप है, मे बी सेल्स, मार्केटिंग, मे बी आप में क्या क्या चीज़ें करनी है, कितनी रिक्रूटमेंट करनी है, तो दैट गैप वी नीड टू फिगर आउट। एंड देन व्हेन द गैप इज देयर, व्हेन यू आर फिगर्ड आउट कि ये 5 चीज़ें मेरे को करनी है, तब आपको एटलीस्ट एक रोड मैप मिल जाता है। सो दैट इज द सेकंड प्रोग्राम दैट वी हेल्प द क्लाइंट्स क्रिएट, विच इज़ मोर फॉर द बिजनेस पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो क्लैरिटी है वो बिजनेस फाउंडर के लिए है, जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ फॉर द बिजनेस, एंड द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो टिपिकली फॉर द बिजनेस, which is help them create systems and processes। कि आपकी एक कंपनी है, उसमें सेल्स के सिस्टम क्या होने चाहिए, उसमें मार्केटिंग के, ऑपरेशंस के क्या सिस्टम्स होने चाहिए, सो दैट इवन इफ somebody न्यू जॉइंस इन दे आर क्लियर कि उनके KRAs क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड एज पर द गोल। आपका जो गोल होगा उसके हिसाब से कितने लोग चाहिए, कितनी हायरार्कीज होंगी, उनमें क्या क्या KRA सेट करने पड़ेंगे डिफरेंट हायरार्कीज के, उनके SOPs क्या होंगे। ये मैं आपको चीज़ एक बताऊंगा सुधांशु, अगेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद बिजनेस फाउंडर। जो भी लोग आते हैं, जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, उनके फेल होने के 2 ही मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, उनको उनका रोल नहीं पता होता फॉर दैट गोल दैट द कंपनी इज चेजिंग। ओके, कि ये होता है कि सेल्स हेड है तो इसको तो सेल्स लेके आनी है। अब ये कोई रोल नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से क्या हो सकता है वो उसको डिफाइन करना जरूरी है। और सेकंड जो उनको प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि उनको SOP नहीं पता होते कि भाई इस कंपनी में बेस्ट ऑप्टिमम वे क्या है ये रोल अचीव करने का। मेरा रोल है कि मेरे को ये 3 KRAs पे काम करना है, तो उसका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ये 2 चीज़ें अगर इंसान को पता होती हैं एंड विद कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, तो यूजुअली पीपल विल गिव देयर प्रोडक्टिव बेस्ट, पीपल विल गिव वट एवर दे हैव, मे बी गो आउट ऑफ टर्न टू डू एंड अचीव दैट गोल। so this is like small or mid-size companies, right? Founders, बहुत सारे founders को ये लगता है कि क्या करना है, ये documents बना के, SOPs बना के, procedures बना के, सीधा फील्ड पे उतरो, सीधा फ्लोर पे उतर जाओ, काम करना शुरू कर दो। ठीक है, ये हमने भी करा है, ये बहुत लोग करते हैं शुरुआत में। इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आपको लगता है कि हाँ बिजनेस अचीवमेंट हो रही है मेरी, राइट, बट लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट्स क्या बनते हैं फिर? मैं आपको उनके फाउंडर के पर्सनल पर्सपेक्टिव से बोलूं या फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव से? फाउंडर उस टाइम क्या सोच रहा होता है जब वो इस तरीके के डिसीजंस लेता है वो भी जानना है, और बिजनेस पे साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं लॉन्गर रन में वो भी जानना है। तो पहले जैसा आपने बोला कि फाउंडर के दिमाग में क्या चल रहा होता क्या है कि फाउंडर जब स्टार्टिंग में होता है तो सारे डिसीजन उसको लेने होते हैं, टीम तो इतनी बड़ी होती भी नहीं है, तो उसको ना हर चीज़ में हीरो बनने की हैबिट हो चुकी होती है। मूवीज़ में देखते हैं ना, एंड में हीरोइन को कौन बचाता है? कोई भी मूवी हीरो ही बचाता है। तो उनको ना हर चीज़ में हीरो बनने की हैबिट हो जाती है। यार मैं ही आके इस चीज़ को सॉल्व करूँगा, आई विल बी दी वन हु विल सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ही वो ज़्यादातर डिपेंडेंसी अपने पे रखते हैं। सो दैट इज़ द नेचर विच हैपन्स टू दैम, विच मेक्स देम डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, विच मेक देम टेक डिसीजंस। कि बिजनेस को वो लोग सिस्टम ड्रिवन चाहते ही नहीं। वो ये बोलेंगे कि यार बिजनेस मेरा तो अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब मैं करूँगा। बट आप ये सोचिए कि अगर एक चीज़ में कोई सिस्टम है ही नहीं, तो जब वो बड़ा होता जाएगा तब उसको सॉल्व करने में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी।
अगर आपके लोगों को हैबिट ही पड़ चुकी है बिना हायरार्की के, बिना KRS के काम करने की, और अगर वो 5 साल से कंपनी में है, तो 5 साल बाद उसको चेंज करना क्या पॉसिबल होगा? उसको तो हैबिट पड़ चुकी है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो कहेगा क्या यार, ये नया कुछ कर लेके आ रहे हैं, मैं छोड़ देता हूँ। और अगर छोड़ नहीं सकता होगा तो वो सेम चीज़ों पे काम करता रहेगा जैसे वो पहले करता था, क्योंकि उसके बाद बाहर तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो मेरा तो ये सजेशन होता है कि आप जब स्टार्ट करें तब से ही कोशिश करें कि कंपनी सिस्टम ड्रिवन हो, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो इट्स वेरी 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 टाइम चाहे 5 कंज्यूमिंग। लोग क्यों ना हो, वो सिस्टम 5 लोग भी हों तो भी उनको पता होना चाहिए कि क्या डिसीजंस मेरे को लेने हैं और मेरी हायरार्की में कौन मेरा एस्केलेशन मैट्रिक्स है। इवन आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए, चाहे आप 4 ही लोग हैं, कि भाई अगर मेरा एक स्पॉक है, जैसे आपके साथ होता होगा कि ये मेरा स्पॉक है और उसके बाद मेरे को सुधांशु से बात करनी है या कोई नहीं है, यही है, तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी उनको पहले से रहेगी, आपके लोगों को भी रहेगी। सो देन दे विल बी मोर फोकस टू वर्क, और सबको क्लैरिटी की वजह से कंपनी विल रन वेरी वेरी स्मूथली। एक बार कंपनी अगर 50 लोगों की हो गई या 40 लोगों की हो गई और आपके KRAs, SOPs, सिस्टम्स नहीं है, पेपर वर्क लाइक यू सेड नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एट्रिशन टू चेंज थिंग्स, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ देंगे जिद में, यार मैं तो ऐसे ही करूँगा, मेरे को तो ऐसे ही आता, मैंने तुमको सक्सेस दी ना, मैंने कंपनी को 5x किया है ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? मतलब अ स्मॉल थिंग लाइक पुटिंग अ CRM और पुटिंग सो मेनी टूल्स विच हैव केम, लोग अभी भी मैनुअली काम करना चाहते हैं, हैबिट है, वो टूल्स यूज नहीं करना चाहते। एक्सेल शीट देख के खुशी मिलती है लोगों को। बिल्कुल, हाथ में कंट्रोल ना, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, कंट्रोल है, क्योंकि उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ना थोड़े नंबर मैनिपुलेट होते हैं, CRM से नंबर मैनिपुलेट नहीं कर सकते नहीं ना, कर सकते, रियलिटी दिखाता है रियलिटी दिखाता है ना। कि मेरे एक फाउंडर हैं, वो तो बिल्कुल कहते हैं कि मेरे को हर चीज़, मेरे को तो तुम CRM के जो रिव्यू स्ट्रक्चर है उससे ही दिखाओगे, मैं तुम्हारी ये सब नहीं देखूंगा। करेक्ट। सो दैट इज समथिंग विच ही हैज मेड इट, बट टाइम लगा। रिक्रूटमेंट का उन्होंने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, उसमें टाइम लगा, लेकिन आज के दिन सबके लिए लाइफ आसान हो गई। कल ही बात हो रही थी एक नई रिक्रूटमेंट के लिए, जो उनका HR रिक्रूटमेंट मैनेजर है, उसको मैंने बोला था कि पहले 6 महीने तूने हमको बहुत गाली दिया कि मैंने और हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने मिलकर तेरा इतना लाइफ को वो किया, तेरे को लगता था यार मेरा को क्यों तंग कर रहे हो सिस्टम बनाने में, बट अब तेरे लिए लाइफ बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बन चुके हैं। करेक्ट। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट कंपनी छोटी हो बड़ी हो, जैसे उनको लगे ना कि हमको ग्रोथ करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड फोकस ऑन मेकिंग इट अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी। एंड ये एनफोर्समेंट से ही आता है, राइट? एनफोर्समेंट से भी आता है। दूसरा, कई बार लोगों को ना पता नहीं होता, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम कोई नया टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम ये दिखाते हैं, लेट्स से कि आपका एक टीम मेंबर है अनिकेत, आप अनिकेत को बोल रहे हो अनिकेत तेरे को ये करना पड़ेगा क्योंकि इससे कंपनी को ये फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा, तो उसका माइंड ना कंडीशन नहीं होता, उसको लगता है तो कंपनी के लिए, मेरा क्या। आप अगर उसको ये समझाएंगे कि देख अनिकेत, तू अगर एक ये सिस्टम शुरू करेगा, तेरी लाइफ में कैसे फ़र्क आएगा, व्हाट्स इन इट फॉर यू, तो शायद वो थोड़ा दिमाग ओपन करेगा, शायद वो आपकी बात सुनेगा। बट हम ये करते नहीं है, हम कहते हैं नहीं ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़र्क पड़ेगा, रेवेन्यू को कितना, उसको क्या लेना देना रेवेन्यू से, वो तो अपना काम कर ही रहा है ना। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू टेल देम व्हाट्स इन इट फॉर देम। सो आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल कंडीशनिंग होगी तो बिजनेस कंडीशनिंग अपने आप होगी। एब्सोल्युटली, हर आदमी जब कंट्रीब्यूट करेगा उसको लगेगा मेरा रोल क्या है। मैंने बोला ना, 2 चीज़ें चाहिए उनको, रोल की क्लैरिटी चाहिए और पता होना चाहिए क्या करना है, तो अपने आप उनकी कंट्रीब्यूशन मच बेटर हो जाती है टुवर्ड्स द बिजनेस गोल्स। वरना फिर क्या होता है, हर आदमी साइलो पे काम करता है, मेरा ये इतना कर दूंगा कि या तो मेरे को निकाला ना जाए या मेरा अच्छा खासा अप्रेजल हो जाए, बट वो कंपनी की तरफ सोचना कम हो जाता है। इसका मतलब है SOPs और KRA बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 100% हो जाते हैं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। एज अ फाउंडर भी मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, मेरे टॉप 2 पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं विच विल कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टुवर्ड्स द कंपनी, और मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आई एम अ फाउंडर मैं तो डिसीजन मेकर हूँ। बट ये मैंडेटरी किस चीज़ के लिए है, बिजनेस के लिए है या फाउंडर्स फ्रीडम के लिए है? मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ों के लिए है। फाउंडर को फ्रीडम तो तभी मिलेगी जब कंपनी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक फाउंडर जो है वो अगर छुट्टी पे जाना चाहता है तो वो सोचता है 4 बार, या वो अपना लैपटॉप फ्लाइट में भी, इंटरनेशनल हॉलीडे में भी कैरी करता है। ऐसी क्या लाइफ कि आप इतना पैसा कमा रहे हो और आप खुद ही गुलाम बन के हर जगह लैपटॉप लेके, हर जगह फ़ोन पे हो, हर जगह हो। तो जब तक कंपनी सिस्टम ड्रिवन नहीं होगी तब तक आप मेरे एक बॉस है, मतलब जब मैं पहले मीडिया में था, मेरे बॉस एक चीज़ बोलते थे कि चल दिन में ना मूवी देख के आते हैं।
मैंने कहा अरे दिन में भाई काम पे है, क्या था देख मेरे को पता है ना काम कैसे करना है, तो डोंट वरी। क्या फाउंडर के पास ये फ्रीडम है कि वो दिन में अपना काम छोड़ के मूवी देखने चला जाए? आपने किया सुधांशु कभी ऐसा? डर जाता हूँ मैं कभी कभी चले तो जाते हैं बट हमेशा से फोकस इस पे होता है कि कभी फ़ोन आएगा तो फिर एक बाहर client का निकल phone आ के गया। कॉल लेनी पड़ेगी। करेक्ट। सो यही सिस्टम ड्रिवन जिसको हम कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा पीस देगा कि या आपने अपने जो बंदे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनको इतना एजुकेट किया है, उतना इतना ट्रेन किया है, उतना इतना उनको पावर दी है कि दे कैन टेक डिसीजंस। हर डिसीजन आप पे ही आएगा तो फिर तो आपका वही हाल होगा कि फ़ोन आपका हर जगह चालू रहेगा, तो मेंटल स्ट्रेस रहेगा। फिर आप बहुत पैसा कमा भी लो तो मज़ा क्या लाइफ का? जर्नी में मज़ा थोड़ी आएगा। फॉर अस वी ऑलवेज बिलीव, विच वी ऑलवेज टेल टू अवर क्लाइंट्स, बिजनेस फाउंडर एंड टू एवरीबडी, प्लीज़ जर्नी को एंजॉय करो। और जर्नी को एंजॉय करने के लिए कंपनी सिस्टम ड्रिवन होनी चाहिए। यू शुड एम्पावर योर पीपल, यू शुड ट्रेन देम। हम कई बार उनको ट्रेनिंग भी नहीं देते, तो ट्रेनिंग देंगे तो सिस्टम बनेंगे, सिस्टम बन गए तो मैं फ्री हूँ एज अ फाउंडर। फाउंडर्स ईगो भी तो बीच में आती है ट्रेनिंग के, क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो सब पता है और हमें क्या ज़रूरत पड़ गई ट्रेनिंग की इस वक्त। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ट्रेनिंग की जरूरत उनको इस चीज़ के लिए नहीं है कि उनको पता नहीं है। उनको जो ट्रेनिंग खुद के लिए चाहिए कि जो पता है उसको यूज़ कैसे करना है। तो मेरा भी जो रोल क्लैरिटी कोच के लिए होता है, वी ऑलवेज बिलीव कि सुधांशु को या सारे जो बिजनेस फाउंडर्स हैं उनको सब चीज़ें पता होती हैं, उनके पास ज़्यादातर सब फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं हाउ टू अचीव देयर गोल्स। स्टिल दे आर नॉट एबल टू अचीव इट। वाई? बिकॉज कई बार फोकस शिफ्ट हो जाता है, कई बार प्रोग्रेशन नहीं होता। तो एज अ क्लैरिटी कोच, फोकस एंड प्रोग्रेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट Right. ऑफ द जर्नी ऑफ अ बिजनेस फाउंडर। डिसीजन तो आप ही लोगे, मेरा रोल तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करना है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो डेफिनेटली आप एक कदम तो बढ़ाओगे। जैसे शाहरुख खान ने भी काफ़ी बार बोला है ना कि आइदर यू विल लर्न फ्रॉम द रॉन्ग डिसीजन दैट यू टुक, बट एटलीस्ट आप प्रोग्रेस में आगे तो बढ़ रहे हो। अगर डिसीजन नहीं लोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आप अपॉर्चुनिटी लॉस करते हो। अपॉर्चुनिटी इज़ देयर बट आप सोच ही रहे हो, सोच रहे हो, तब तक किसी ने कुछ बना लिया, वो ले गया और आप बैठ के सोच ही रहे हो। टेक अ डिसीजन, गेट द क्लैरिटी, गेट ट्रेंड टू टेक दैट डिसीजन। डिसीजन तो आपका ही है, नॉलेज भी आपकी है, आप ही स्मार्टेस्ट हो। आपने ना अपने सिस्टम्स के बारे में बताया था मेरे को कि आपने 3 सिस्टम्स बिल्ड किए हैं फाउंडर्स के लिए। मेरे को उन पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। प्लस हमारी, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैक्सिमम फाउंडर्स देखते हैं, राइट? या टॉप लेयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर्स, वीपी, वीसीज, डायरेक्टर्स, वो लोग देखते हैं। तो उन लोगों को आपके सिस्टम से क्या बेनिफिट मिलेगा एट डिफरेंट स्टेजेस, ओके, राइट? मेरे को उस पर क्लैरिटी चाहिए सो दैट जब वो पॉडकास्ट देखे उनको वो कनेक्टिविटी फील हो, वहाँ पे एक रेलेवेंस मिले कि हाँ ये कंटेंट उनके लिए है। So Sudhanshu, we have 3 programs which we have been conducting for the last 8 years to help the business founders with their ventures. The first program is for the clarity. That is about clarity of what goals you should perceive and how to achieve them. The second program which we have is the gap analysis. So you are starting with where you are, you want to achieve something, what are the gaps which are there to achieve that thing, that is we are focused on that. And the third program that we have is about making the company system and process driven. Once the company is system and process driven, it could be system like creating an organization structure, it could be the sales or marketing systems. We help them to develop that so that everybody is aligned for the same purpose, same goal as the founder. Okay. And mind conditioning of the founder is the background of all our programs. Mind conditioning of the founder is very, very important, as I said, because the founder is the backbone of the organization, of the business that they are running. When they are aligned for the goal, when their mind is conditioned for the success, for the growth they are looking for, any goal is achievable. ये हमारे जो ये तीनों सिस्टम्स है, ये हमारी वेबसाइट पे भी हैं? हाँ, हमारी जो तीनों हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे हैं। Okay. So guys, I'll put the link of the website in the description, as well as in the comment section on all the videos, the entire podcast. You can go through the website, and I'll also put a link through which you can directly contact Zonti. Okay, I'll also put the link through which you can directly call Zonti or contact Zonti for anything related to this particular podcast. You can discuss with him. So guys, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई भी फाउंडर, को फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत रेलेवेंट हो सकता है, जिनके लिए ये कंटेंट पीसेस बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं, डू शेयर इट विद देम
एंड डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट. बहुत सारे बिजनेस और ब्रांडिंग रिलेटेड पॉडकास्ट हमारे आ रहे हैं. एंड अ स्पेशल थैंक्स टू Zonti Gupta. Thank you so much, sir, for coming. My pleasure. We literally enjoyed, we literally loved the conversation. कुछ हमारे मिथ ब्रेकर्स भी हुए हैं, कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं जिनके बाद जो हमारी मतलब मेरी रियल प्रॉब्लम्स भी थी, राइट. एंड कुछ एक प्रॉब्लम है जो मैंने पॉडकास्ट में डिस्कस भी की है, जो मैंने इससे पहले कभी कैमरा पे नहीं की है. तो लोकेट करना वो कहाँ पर है और कमेंट्स में ज़रूर डालना कि वो क्या चीज़ें मैंने डिस्कस की है सबके साथ. थैंक यू सो मच. Thanks.